28 फरवरी 2026 सुबह के ठीक 4:30 तेहरान की ठंडी सुबह में सब कुछ बिल्कुल शांत था। ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामनेई अपने घर में सो रहे थे, लेकिन अगले ही कुछ मिनट में ऐसा कुछ होने वाला था जिसने पूरी दुनिया की दिशा बदल दी। अचानक आसमान में तेज आवाज गूंजी और फिर एक ऐसा धमाका हुआ कि पूरे इलाके की नींद उड़ गई। कुछ ही घंटों के अंदर खबर पूरी दुनिया में फैल चुकी थी और उसके बाद जो हुआ उसने 21वीं सदी के इतिहास को हिलाकर रख दिया। अमेरिका और इजराइल के हमले, ईरान की जवाबी कार्रवाई, समंदर के रास्ते बंद, आसमान में बरसती मिसाइलें और सिर्फ 19 दिनों में पूरी दुनिया युद्ध के डर में डूब गई। लेकिन सबसे बड़ा सवाल अभी भी बाकी है। 28 फरवरी की उस सुबह आखिर क्या हुआ था? खामनेई के साथ उस दिन असल में क्या हुआ था? अमेरिका और इजराइल ने अचानक इतना बड़ा हमला क्यों किया? और इन 19 दिनों में एक एक दिन क्या क्या बदल गया? और सबसे खतरनाक सवाल, क्या इस युद्ध की आग अब भारत तक पहुंच चुकी है? क्योंकि गैस और एलपीजी के दाम बढ़ने लगे हैं, तेल सप्लाई पर खतरा मंडरा रहा है और आने वाले दिनों में भारत पर और भी बड़े संकट हो सकते हैं। तो आखिर दुनिया किस खतरनाक मोड़ की तरफ बढ़ रही है? आज के इस वीडियो में हम आपको 28 फरवरी से लेकर 18 मार्च मतलब आज तक की पूरी टाइमलाइन, हर हमला, हर रहस्य और हर बड़ा खुलासा बताने वाले हैं। इसीलिए वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए, क्योंकि इस कहानी का सच जितना चौंकाने वाला है उतना ही खतरनाक भी। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त रवि रविंदर और आप देख रहे हैं रवि ग्लोबल विजन यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का ये वीडियो मेरे और इस चैनल के लिए बहुत ही ऐतिहासिक और खास है, क्योंकि आज आप मुझे पहली बार इस तरह फेस कैम वीडियो में देख रहे हैं। दोस्तों, इससे पहले मैं सिर्फ अपनी आवाज के माध्यम से आप तक वैश्विक खबरें पहुंचाता था, लेकिन आज इस गंभीर घड़ी में मुझे लगा कि मुझे आपके सामने आकर सीधे आपसे रूबरू होना चाहिए। दोस्तों, यह वीडियो केवल एक न्यूज बुलेटिन नहीं, ये आपके और हमारे भविष्य का एक कड़वा सच है। इस युद्ध की जो तपिश आप ईरान और इजराइल के आसमान में देख रहे हैं, वो तपिश अब आपके घर की रसोई और आपकी जेब तक पहुंच चुकी है। भारत को इस जंग में क्या क्या नुकसान हुआ है, हमारी अर्थव्यवस्था किस तरह के भंवर में फंस चुकी है और खाड़ी में रहने वाले हमारे उन 90 लाख भारतीयों की जान पर क्या कष्ट है, यह सब इस वीडियो में आपको ऐसी गहराई से पता चलेगा जैसे शायद ही किसी ने अब तक कवर किया हो। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि रवि ग्लोबल विजन आपको ऐसी ही सटीक, निडर और गहन रिसर्च वाली जानकारी देता रहे, तो अभी के अभी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन की बटन को प्रेस कर लीजिए। और हाँ, कमेंट में अपनी राय लिखिए कि क्या आपको लगता है कि हम तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत देख रहे हैं? अब लौटते हैं उस खौफनाक मंजर पर जहां से इस तबाही की शुरुआत हुई। कहानी शुरू होती है 28 फरवरी 2026 से सुबह 4:30। जब तेहरान के लोग मीठे नींद में सो रहे थे, तब ईरान की सीमाओं के बाहर मौत का मंजर खींचा जा चुका था। इजराइल के सामने घातक और रडार की पकड़ में न आने वाले F-35 स्टील फाइटर जेट ने ईरान के गुप्त एयरबेस पर उड़ान भरी। ये विमान सन्नाटे को चीरते हुए ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम को धता बताकर सीधे उनके सबसे सुरक्षित ठिकाने पर पहुंच गए। इसी समय फारस की खाड़ी में तैनात अमेरिकी 5वें बेड़े के विध्वंसक युद्धपोतों से एक साथ सैकड़ों टॉक हॉक मिसाइलें दागी गई। इस पूरे मिशन का कोड नेम रखा गया ऑपरेशन इपिक क्यूरी। शायद आपने सुना ही होगा। मिसाइलों का पहला निशाना ईरान के वो परमाणु केंद्र थे जिन्हें ईरान ने सालों की मेहनत और अरबों डॉलर खर्च करके जमीन के सैकड़ों फीट नीचे बनाया था। नथांज, फोर्डो और अराक जैसे इलाकों में अमेरिकी बंकर बस्टर बमों ने ऐसी तबाही मचाई कि धरती के भीतर कई किलोमीटर तक कंपन महसूस किया गया। लेकिन असली धमाका सैन्य ठिकानों पर नहीं, बल्कि राजनीतिक गलियारों में हुआ। हमले के मात्र 3 घंटों के भीतर अंतर्राष्ट्रीय खुफिया एजेंसियों के हवाले से एक ऐसी खबर आई जिसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। खबर थी कि ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामेनेई का आधिकारिक आवास इस हमले की चपेट में आ गया है। शाम होते होते इस बात की पुष्टि होने लगी कि सर्वोच्च नेता अब इस दुनिया में नहीं रहे। इस एक खबर ने पूरे मिडिल ईस्ट की राजनीति के आधार को ही हिला दिया। ईरान में मातम का माहौल था, लेकिन यह मातम बहुत जल्दी एक भयंकर प्रतिशोध में बदल गया। 1 मार्च की सुबह होते होते ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स IRGC ने अपने मिसाइल शहरों, मिसाइल सिटीज के द्वार खोल दिए। ये वो गुप्त अड्डे हैं जो पहाड़ों के नीचे बने हैं और जहां हजारों मिसाइलें हमेशा तैयार रहती हैं।
ईरान ने एक साथ 400 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलें, जिनमें फतेह और खैबर जैसे घातक हथियार शामिल थे, उन्हें सीधे इजराइल के तेल अवीव, हाइफा और डिमोना जैसे शहरों की तरफ रवाना कर दिया। इजराइल का आयरन डोम और एरो 3 डिफेंस सिस्टम सक्रिय तो हुआ, लेकिन मिसाइलों की तादाद इतनी ज्यादा थी कि कई मिसाइलें इजराइल के रिहायशी इलाकों में जा गिरीं। पहली बार आधुनिक इजराइल के इतिहास में वहां के नागरिकों को हफ्तों तक बंकरों में रहने के लिए मजबूर होना पुडिडिद्दा। युद्ध की ये आग सिर्फ ईरान और इजराइल तक सीमित नहीं रही। 2 मार्च तक लेबनान की सीमा पर हिजबुल्लाह ने हजारों रॉकेट दागकर उत्तरी इजराइल को पूरी तरह खाली करा दिया। वहीं दूसरी तरफ यमन के हूतियों ने लाल सागर, रेड सी को दुनिया के व्यापार के लिए असुरक्षित बना दिया। उन्होंने अमेरिकी और इजरायली जहाजों पर हमला करने के चक्कर में उन व्यापारिक जहाजों को भी निशाना बनाया जो भारत की तरफ आ रहे थे। ये वो पल था जब दुनिया को समझ आया कि ये जंग अब 2 देशों की नहीं, बल्कि वैश्विक अर्थव्यवस्था की बर्बादी का कारण बनने वाली है। 3 मार्च को ईरान में एक बड़ेदेधा सत्ता परिवर्तन हुआ। अली खामेनेई के निधन के बाद उनके बेटे मुजतबा खामेनेई को नया सर्वोच्च नेता घोषित किया गया। मुजतबा खामेनेई को उनके पिता से भी कहीं ज्यादा सख्त और कट्टर माना जाता है। उन्होंने पद संभालते ही जो पहला भाषण दिया, उसने पश्चिमी देशों के पसीने छुद्धा दिए। उन्होंने साफ कह दिया कि ईरान अब परमाणु हथियारों के इस्तेमाल से भी पीछे नहीं हटेगा अगर उसकी संप्रभुता पर आंच आई। इसी के साथ उन्होंने हॉर्मुज जलडमरूमध्य सपाए स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को बंद करने की आधिकारिक चेतावनी दी। दोस्तों, हॉर्मुज का रास्ता वो रास्ता है जहां से दुनिया का 20% कच्चा तेल गुजरता है। जैसे ही यह खबर फ्लैश हुई, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कच्चे तेल की कीमतें रॉकेट की तरह ऊपर भागने लगीं और $110 प्रति बैरल का आंकड़ा पार कर गई। भारत के लिए यह खबर किसी डरावने सपने जैसी थी। दिल्ली के नॉर्थ ब्लॉक और साउथ ब्लॉक में बैठकों का दौर शुरू हो गया। प्रधानमंत्री ने सुरक्षा मामलों की कैबिनेट समिति CCS की बैठक बुलाई, क्योंकि भारत को पता था कि अगर ईरान का यह संकट और गहराया तो भारत में महंगाई का ऐसा तूफान आएगा जिसे रोकना मुश्किल होगा। भारत का व्यापार, भारत की ऊर्जा सुरक्षा और सबसे बढ़कर खाड़ी में मौजूद हमारे करोड़ों देशवासियों का जीवन अब सीधे खतरे की जद में आ चुका था। जंग के इन शुरुआती 3-4 दिनों ने यह साफ कर दिया था कि 2026 का यह साल दुनिया के लिए एक महाविनाश का साल साबित होने वाला है। लेकिन असली तबाही का मंजर तो 5 मार्च की उस सुबह से शुरू हुआ, जब ईरान के नए सर्वोच्च नेता मुज्तबा खामेनेई ने दुनिया की दुखती रग यानी हॉर्मुज जलडमरूमध्य को पूरी तरह से सील करने का औपचारिक आदेश दे दिया। दोस्तों, आप कल्पना कीजिए एक ऐसे संकरे समुद्री रास्ते की जिसकी चौड़ाई महज 33 किलोमीटर है, लेकिन जहां से पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था की धड़कनें गुजरती हैं। जैसे ही ईरान की रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स की नौसेना ने इस रास्ते में अपनी बारूदी सुरंगें बिछानी शुरू की और वहां से गुजरने वाले विशालकाय तेल टैंकरों को बंधक बनाना शुरू किया, वैसे ही पूरी दुनिया के ऊर्जा बाजार में एक ऐसा भूकंप आया जिसकी तीव्रता ने न्यूयॉर्क से लेकर टोक्यो और लंदन से लेकर मुंबई तक के शेयर बाजारों को धूल चटा दी। 5 मार्च से 8 मार्च के बीच का वो समय इतिहास में ब्लैक वीक के नाम से दर्ज होने जा रहा है। ब्रेंट क्रूड ऑयल की कीमतें, जो युद्ध से पहले $80 के आसपास स्थिर थीं, वो महज 72 घंटों के भीतर $140 प्रति बैरल के पार निकल गईं। इसका सीधा और सबसे घातक असर हमारे देश भारत पर दिखना शुरू हुआ। भारत अपनी कच्ची तेल की जरूरतों का लगभग 85% हिस्सा आयात करता है और उसका एक बड़ा हिस्सा इसी हॉर्मुज के रास्ते से आता है। 7 मार्च की दोपहर होते होते भारत के दलाल स्ट्रीट में कोहराम मच गया। विदेशी संस्थागत निवेशकों ने भारतीय बाजार से अपना पैसा इतनी तेजी से निकालना शुरू किया कि सेंसेक्स एक ही दिन में 3000 अंकों से ज्यादा टूट गया। करोड़ों भारतीयों की मेहनत की कमाई, जो उन्होंने म्यूचुअल फंड और शेयरों में सुरक्षित भविष्य के लिए लगाई थी, वो देखते ही देखते स्वाहा होने लगी। लेकिन दोस्तों, असली दर्द तो तब महसूस हुआ जब इस युद्ध की आग मिडिल ईस्ट के रेगिस्तानों से निकलकर भारत के आम आदमी की रसोई तक पहुंच गई। 9 मार्च की सुबह जब भारत के गृहिणियों ने अपना LPG गैस सिलेंडर बुक करना चाहा, तो उन्हें पता चला कि वेटिंग पीरियड अचानक 2 दिन से बढ़कर 15 दिन हो गया है। क्यों? क्योंकि भारत अपनी LPG का 60% से ज्यादा हिस्सा कतर, सऊदी अरब और UAE से मंगवाता है। समंदर का रास्ता बंद होने के कारण जहाजों को अब पूरा अफ्रीका महाद्वीप घूमकर, यानी केप ऑफ गुड होप के रास्ते भारत आना PDDH रहा था। इस लंबे रास्ते ने न सिर्फ समय बढ़ाया,
बल्कि जहाजों का भाद्दा और उनका इंश्योरेंस प्रीमियम 500% तक बढ़ा दिया। 10 मार्च तक भारत के कई राज्यों में एलपीजी सिलेंडर के दाम में 150 रुपये की अवैध बढ़ोतरी की खबरें आने लगीं और ब्लैक मार्केटिंग का दौर शुरू हो गया। उधर खाड़ी के देशों में जंग और भी खौफनाक मोद्दा ले रही थी। 11 मार्च को इजरायल ने ईरान के बुशहर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के पास भीषण बमबारी की। जवाब में ईरान ने सऊदी अरब और यूएई को खुली चेतावनी दी कि अगर उन्होंने अमेरिका को अपने एयरबेस इस्तेमाल करने दिए तो उनके तेल के कुएं भी सुरक्षित नहीं रहेंगे। दोस्तों, ये वो पल था जब भारत की चिंता चरम पर पहुंच गई। आपको पता है क्यों? क्योंकि सऊदी अरब और यूएई जैसे देशों में हमारे करीब 90 लाख भारतीय भाई बहन रहते हैं। ये वो लोग हैं जो दिन रात मेहनत करके भारत के विदेशी मुद्रा भंडार को मजबूत करते हैं और अपने परिवारों का पेट पालते हैं। 12 मार्च को जब रियाद और दुबई के आसमान में ईरानी मिसाइलों को इंटरसेप्ट किया गया तो वहां रहने वाले भारतीयों में अफरा तफरी मच गई। दुबई का मशहूर बुर्ज खलीफा और पाम जुमेराह जैसे इलाके अब मिसाइल अटैक की रेंज में थे। इसी बीच 13 मार्च को एक ऐसी घटना हुई जिसने वैश्विक कूटनीति को हिला दिया। अमेरिकी राष्ट्रपति ने घोषणा की कि वे ईरान के खिलाफ ऑपरेशन डेजर्ट स्ट्राइक 2.0 शुरू कर रहे हैं। इसके तहत अमेरिकी B-52 बम वर्षक विमानों ने ईरान के दक्षिण में स्थित खर्ग द्वीप पर हमला कर दिया। खर्ग द्वीप ईरान का वो मुख्य टर्मिनल है जहां से उनका 90% तेल एक्सपोर्ट होता है। इस हमले ने ईरान की आर्थिक कमर तो तोड़ दी, लेकिन बदले में ईरान ने जो किया उसने पूरी दुनिया को सन्न कर दिया। ईरान ने अपने प्रॉक्सी संगठनों जैसे इराक के कताइब हिजबुल्ला और यमन के हूतियों को आदेश दिया कि वे खाड़ी में मौजूद हर उस जहाज को डुबो दें जो इजरायल या अमेरिका की तरफ जा रहा है। 14 मार्च की रात को फारस की खाड़ी का पानी मिसाइलों की रोशनी से नहा गया था। दर्जनों व्यापारिक जहाज जल रहे थे और अंतर्राष्ट्रीय क्रू मेंबर्स, जिनमें कई भारतीय नाविक भी शामिल थे, अपनी जान बचाने के लिए समुद्र में कूदने को मजबूर थे। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इस गंभीर स्थिति को देखते हुए 15 मार्च को एक बार फिर नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल की बैठक बुलाई। भारत का रुख साफ था, हमें शांति चाहिए, लेकिन हमारे नागरिकों की सुरक्षा सबसे पहले है। इसी दिन भारत ने ऑपरेशन संकल्प का दायरा बढ़ाते हुए अपने 3 और युद्धपोत INS मोरमुगाओ, INS विशाखापत्तनम और INS त्रिशूल को खाड़ी की ओर रवाना कर दिया। भारतीय नौसेना को सख्त आदेश दिए गए थे कि किसी भी भारतीय व्यापारिक जहाज पर आंच नहीं आनी चाहिए। लेकिन खतरा सिर्फ समंदर में नहीं था। 16 मार्च यानी कल की जो घटना हुई उसने इस युद्ध को हर भारतीय के ड्राइंग रूम तक पहुंचा दिया। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो दुनिया का सबसे व्यस्त हवाई अड्डा है, उसके बेहद करीब 2 बड़े धमाके सुने गए। हालांकि यूएई के अधिकारियों ने कहा कि उन्होंने ड्रोन को मार गिराया है, लेकिन इस घटना ने पूरी दुनिया की एयरलाइन इंडस्ट्री को डरा दिया। एयर इंडिया, इंडिगो और स्पाइस जेट जैसी भारतीय कंपनियों ने तुरंत अपनी खाड़ी देशों की उड़ानें रद्द कर दी। हजारों भारतीय नागरिक जो छुट्टियों पर घर आ रहे थे या काम के सिलसिले में वहां जा रहे थे, वे एयरपोर्ट्स पर फंस गए। आज 17 मार्च की सुबह जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं, खबर मिल रही है कि ईरान ने अपनी सज्जील मिसाइलों को लॉन्च पैड पर तैनात कर दिया है, जो यूरोप तक मार कर सकती हैं। इजरायल ने अपने रिजर्व सैनिकों की संख्या बढ़ाकर 5 लाख कर दी है और वे ईरान के भीतर जमीनी घुसपैठ की तैयारी कर रहे हैं। दोस्तों, ये युद्ध अब केवल 2 देशों की सीमाओं तक सीमित नहीं रहा। ये एक वैश्विक कैंसर बन चुका है जो धीरे धीरे पूरी दुनिया की अर्थव्यवस्था को खोखला कर रहा है। भारत के लिए चुनौती ये है कि हम इस आग से अपने घर को कैसे बचाएं, क्योंकि हमारे चावल का निर्यात ठप हो चुका है। हमारी चाय के बागान परेशान हैं क्योंकि ईरान हमारा सबसे बेड़ीडेधा खरीदार था और हमारे लाखों लोग जो खाड़ी में हैं, उनके पास अब घर लौटने का सुरक्षित रास्ता भी नहीं बचा है। और यही वो मोड़ है जहां भारत की कूटनीति और प्रधानमंत्री मोदी की व्यक्तिगत साख की सबसे बड़ी परीक्षा शुरू होती है। 15 मार्च की उस काली रात को जब तेहरान के आसमान में इजरायली मिसाइलों ने आग का तांडव मचाया, तो दिल्ली के साउथ ब्लॉक में रोशनी रात भर जलती रही। भारत के सामने चुनौती केवल तेल की नहीं थी, चुनौती उन 90 लाख धड़कनों की थी जो इस वक्त खाड़ी के रेगिस्तानों में युद्ध की दहशत के बीच जी रहे हैं। दोस्तों, आपको समझना होगा कि खाड़ी देश भारत के लिए केवल तेल का कुआं नहीं है, वे हमारी अर्थव्यवस्था की रीढ़ हैं। हर साल ये प्रवासी भारतीय लगभग 80 से 90 अरब डॉलर भारत भेजते हैं, जिससे हमारा विदेशी मुद्रा भंडार मजबूत रहता है। अगर ये युद्ध और खिंचता है और हमारे लोग वहां से पलायन करने पर मजबूर होते हैं, तो भारत के केरल, पंजाब और उत्तर प्रदेश जैसे राज्यों की ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूरी तरह चरमरा जाएगी। 16 मार्च की सुबह यानी कल एक और भयानक खबर आई।
ईरान के रिवॉल्यूशनरी गार्ड्स ने दावा किया कि उन्होंने होर्मुज जलडमरू मध्य में बारूदी सुरंगों का एक ऐसा जाल बिछा दिया है जिसे साफ करने में महीनों लग सकते हैं। इसका सीधा मतलब यह था कि अब समुद्र के रास्ते सप्लाई बहाल होना नामुमकिन के करीब है। भारत के व्यापारिक जहाजों को अब मजबूरन ओमान के बंदरगाहों पर रुकना पड़ रहा है। हमारे चावल के निर्यातकों की हालत देखिए। भारत दुनिया का सबसे बड़ा चावल निर्यातक है और ईरान हमारा सबसे बड़ा खरीदार। इस वक्त करीब 10 लाख टन बासमती चावल बंदरगाहों पर फंसा हुआ है। व्यापारियों का करोड़ों रुपया डूब रहा है क्योंकि पेमेंट फंस गई है और माल खराब होने की कगार पर है। यही हाल हमारी चाय और दवाइयों के निर्यात का है। यानी भारत का किसान और भारत का व्यापारी दोनों इस युद्ध की आग में बिना किसी गलती के झुलस रहे हैं। लेकिन दोस्तों, बात सिर्फ व्यापार की नहीं है, बात आपके और हमारे घर की सुरक्षा की भी है। 16 मार्च की दोपहर को भारतीय नौसेना के प्रमुख ने एक इमरजेंसी प्रेस कॉन्फ्रेंस की और ऑपरेशन संकल्प के दूसरे चरण का ऐलान किया। भारतीय नौसेना ने अपने सबसे आधुनिक गाइडेड मिसाइल डिस्ट्रॉयर INS विशाखापत्तनम को फारस की खाड़ी के मुहाने पर तैनात कर दिया है। ये कोई सामान्य गश्त नहीं है, ये दुनिया को संदेश है कि अगर किसी ने भारतीय तिरंगा लगे जहाज को छूने की कोशिश की तो भारत चुप नहीं बैठेगा। लेकिन समुद्र में बढ़ता तनाव भारत के लिए दोधारी तलवार जैसा है। अगर हम अमेरिका के साथ खड़े होते हैं तो ईरान के साथ हमारे पुराने ऐतिहासिक और ऊर्जा संबंध खतरे में पड़ जाएंगे, और अगर हम ईरान की तरफ झुकते हैं तो अमेरिका और इजराइल के साथ हमारी सामरिक साझेदारी और टेक्नोलॉजी ट्रांसफर रुक सकती है। यही वो समय है जब भारत के बैलेंसिंग एक्ट यानी संतुलन बनाने की कला की दुनिया दाद दे रही है। भारत ने संयुक्त राष्ट्र में साफ कर दिया है कि हम किसी भी गुट का हिस्सा नहीं बनेंगे, लेकिन हम मासूमों की जान जाने का समर्थन भी नहीं करेंगे। पर क्या ये कूटनीति हमारी रसोई को महंगाई से बचा पाएगी? 17 मार्च की सुबह की ताजा रिपोर्ट के मुताबिक भारत के कई महानगरों में कमर्शियल LPG गैस के दाम में 250 रुपए की भारी बढ़ोतरी देखी गई है। इसका सीधा असर आपके बाहर खाना खाने, रेस्टोरेंट और यहां तक कि शादियों के सीजन पर पड़ने वाला है। स्टील, सीमेंट और एल्यूमिनियम जैसी बुनियादी चीजों के दाम भी 15 से 20% तक बढ़ गए हैं, क्योंकि इनके कारखानों को चलाने के लिए जो नेचुरल गैस चाहिए उसकी सप्लाई बाधित हो गई है। आज 17 मार्च को जब मैं ये रिपोर्ट आप तक पहुंचा रहा हूं तो इजराइल की राजधानी तेल अवीव से डराने वाली खबरें आ रही हैं। इजरायली सेना ने अपने रिजर्व सैनिकों को अंतिम युद्ध के लिए तैयार रहने को कहा है। उधर ईरान ने घोषणा की है कि उसने अपनी हाज कासिम बैलिस्टिक मिसाइलों को लॉन्चिंग मोड पर डाल दिया है, जिनकी रेंज 1400 किलोमीटर है और जो सीधे इजराइल के दिल पर वार कर सकती हैं। इन मिसाइलों के तैनात होने का मतलब है कि अब ये युद्ध केवल हवाई हमलों तक सीमित नहीं रहेगा, ये एक विनाशकारी मिसाइल युद्ध में बदलने वाला है। लेकिन इस पूरे शोर शराबे के बीच एक ऐसी बात है जिस पर मीडिया का ध्यान नहीं जा रहा, वो है साइबर वॉरफेयर। 16 मार्च की रात को भारत के कई सरकारी सर्वरों पर बड़े साइबर हमले देखे गए। खुफिया एजेंसियों का मानना है कि ये हमले या तो ईरान समर्थित हैकर्स ने किए हैं या फिर युद्ध के माहौल का फायदा उठा रहे अन्य देश कर रहे हैं। यानी ये युद्ध अब केवल जमीन, आसमान और समंदर में नहीं, बल्कि आपके कंप्यूटर और मोबाइल फोन के डेटा तक पहुंच चुका है। हमारी बैंकिंग प्रणाली, हमारे पावर ग्रिड्स और हमारे टेलीकॉम नेटवर्क पर खतरा मंडरा रहा है। दोस्तों, एक और बड़ी समस्या है ईरान का चाबहार बंदरगाह। भारत ने इस बंदरगाह में हजारों करोड़ रुपए निवेश किए हैं ताकि हम मध्य एशिया तक पहुंच सकें। यह बंदरगाह भारत के लिए सामरिक रूप से बेहद महत्वपूर्ण है क्योंकि यह पाकिस्तान को बाईपास करता है। आज युद्ध की वजह से चाबहार बंदरगाह का काम पूरी तरह रुक गया है। हमारे इंजीनियर्स को वहां से वापस बुला लिया गया है। भारत का वो सपना जो अफगानिस्तान और मध्य एशिया को भारत से जोड़ने का था, वो फिलहाल धुएं में उड़ता नजर आ रहा है। अब जरा सोचिए उन परिवारों के बारे में जिनके बेटे और बेटियां खाड़ी देशों में काम कर रहे हैं। 17 मार्च की सुबह सोशल मीडिया पर कई ऐसे वीडियो वायरल हुए जहां भारतीय नागरिक दुबई और दोहा के बंकरों से अपने परिवार को संदेश भेज रहे हैं। वे कह रहे हैं कि उनके पास राशन खत्म हो रहा है और बाहर मिसाइलों के सायरन बज रहे हैं। भारत सरकार ने दिल्ली में एक 24/7 कंट्रोल रूम बनाया है, लेकिन जब आसमान ही बंद हो तो किसी को लाना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं। वंदे भारत जैसा मिशन दोबारा चलाने की तैयारी तो है, लेकिन इस बार आसमान में मिसाइलें उड़ रही हैं, जो इसे पिछली बार से 1000 गुना ज्यादा खतरनाक बनाती हैं। भारत के लिए आने वाले 24 घंटे बहुत महत्वपूर्ण हैं। आज शाम को प्रधानमंत्री मोदी दुनिया के कुछ बड़े नेताओं के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करने वाले हैं। कयास लगाए जा रहे हैं कि भारत इस युद्ध में एक पीस मेकर यानी शांति दूत की भूमिका निभा सकता है, क्योंकि भारत ही वो एकमात्र देश है जिसकी बात इजरायल भी सुनता है।
अमेरिका भी मानता है और ईरान भी सम्मान करता है। लेकिन क्या मुस्तफा खामेनेई और नेतन्याहू जैसे नेता शांति की भाषा समझेंगे? या फिर 19 मार्च की सुबह हमें और भी खौफनाक खबरें सुनने को मिलेंगी? इस युद्ध ने हमें एक बहुत बड़ा सबक दिया है कि हमें ऊर्जा के लिए किसी एक क्षेत्र पर निर्भर नहीं रहना चाहिए। आज जो संकट भारत झेल रहा है वो दशकों की निर्भरता का नतीजा है। अब वक्त आ गया है कि हम सोलर, ग्रीन हाइड्रोजन और न्यूक्लियर एनर्जी पर अपनी रफ्तार 10 गुना बढ़ा दें। लेकिन फिलहाल हमें आज की इस आग को बुझते हुए देखना है, क्योंकि अगर ये आग नहीं बुझी तो 2026 का ये साल दुनिया के लिए एक ऐसा घाव दे जाएगा जिसे भरने में सदियां लग जाएंगी। और यही वो हकीकत है जिसे आज पूरी दुनिया को समझना होगा। 18 मार्च की इस दोपहर तक जो खबरें छन छन कर आ रही हैं, वे संकेत दे रही हैं कि ये युद्ध अब अपने सबसे निर्णायक और खतरनाक मोड़ पर पहुंच चुका है। इजरायल की मोसाद और अमेरिका की CIA ने दावा किया है कि ईरान अपने भूमिगत ठिकानों में परमाणु हथियारों को असेंबल करने के अंतिम चरण में है। अगर ये सच है तो इसका मतलब है कि आने वाले 24 से 48 घंटे पूरी मानव सभ्यता के लिए प्रलयकारी हो सकते हैं। दुनिया के नक्शे से कई शहर मिट सकते हैं और इसका धुआं पूरी दुनिया की आबोहवा को जहरीला बना देगा। लेकिन इस महाविनाश के बीच भारत की भूमिका क्या है? क्या भारत केवल एक मूक दर्शक बना रहेगा? बिल्कुल नहीं। आज 18 मार्च की शाम को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जो वैश्विक शांति पहल शुरू की है, उसने पूरी दुनिया की उम्मीदें भारत पर टिका दी हैं। भारत ने साफ कर दिया है कि युद्ध किसी भी समस्या का समाधान नहीं है। भारत की कूटनीति इस वक्त 2 मोर्चों पर काम कर रही है। पहला, ईरान और इजरायल के बीच एक सीज फायर यानी युद्ध विराम की स्थिति पैदा करना, और दूसरा, अपने उन 90 लाख भारतीयों को सुरक्षित बाहर निकालना जो इस वक्त मौत के साये में जी रहे हैं। भारत सरकार ने ऑपरेशन संकट मोचन के तहत वायुसेना के C-17 ग्लोबमास्टर विमानों को स्टैंड बाय पर रखा है। जैसे ही हवाई क्षेत्र में थोड़ी भी ढील मिलेगी, भारत अपने जांबाज पायलटों के जरिए अपने नागरिकों को वापस लाने के लिए जान की बाजी लगा देगा। दोस्तों, इस युद्ध ने हमें एक और कड़वा सबक दिया है। आज हम जिस महंगाई से जूझ रहे हैं, जिस तरह से हमारे शेयर बाजार और म्यूचुअल फंड गिर रहे हैं, वो हमें याद दिलाता है कि एक आत्मनिर्भर भारत कितना जरूरी है। अगर आज हम ऊर्जा के लिए खाड़ी देशों के मोहताज न होते, अगर हमारे पास अपना सोलर और हाइड्रोजन नेटवर्क होता, तो शायद आज हमें पेट्रोल डीजल के 150 रुपए होने का डर नहीं सताता। लेकिन फिर भी भारत की अर्थव्यवस्था दुनिया की अन्य बड़ी ताकतों के मुकाबले आज भी मजबूती से खड़ी है। हमारे पास पर्याप्त अनाज का भंडार है और हमारा विदेशी मुद्रा भंडार हमें अगले कई महीनों तक इस झटके को सहने की ताकत देता है। आज की तारीख 18 मार्च 2026 इतिहास में एक ऐसे दिन के रूप में याद रखी जाएगी जब दुनिया विनाश के कगार पर थी और एक देश, हमारा प्यारा भारत, शांति की मशाल लेकर खड़ा था। इजरायल और ईरान की ये जंग भले ही हजारों मील दूर हो, लेकिन इसने हर भारतीय को एक कर दिया है। आज हमें दलगत राजनीति से ऊपर उठकर अपनी सरकार और अपनी सेना के साथ खड़ा होना होगा, क्योंकि ये केवल एक कूटनीतिक लड़ाई नहीं है, ये भारत के सम्मान और हमारे भविष्य की सुरक्षा की लड़ाई है। दोस्तों, ये थी 28 फरवरी से लेकर आज 18 मार्च तक की वो पूरी कहानी जिसने दुनिया को बदल कर रख दिया। मैंने कोशिश की है कि रवि ग्लोबल विजन के माध्यम से आपको वो हर बारीक जानकारी दूं जो शायद कहीं और उपलब्ध नहीं है। पहली बार कैमरे के सामने आकर आपसे ये सारी बातें साझा करना मेरे लिए एक बहुत बड़ा अनुभव रहा है। अगर मेरी किसी बात से आपको बुरा लगा हो या मुझसे कोई तथ्यात्मक गलती हुई हो, तो मैं हाथ जोड़कर आपसे माफी मांगता हूं। आपकी राय और आपका फीडबैक ही मुझे आगे बढ़ने की प्रेरणा देगा। जाने से पहले मेरा आप सभी से एक विनम्र निवेदन है। इस वीडियो को बनाने में, रिसर्च करने में और आप तक सही जानकारी पहुंचाने में बहुत मेहनत लगी है। अगर आपको मेरी ये पहली फेस कैम कोशिश और ये विस्तृत रिपोर्ट जरा भी काम की लगी हो, तो इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। इसे अपने दोस्तों और परिवार के साथ शेयर करें ताकि उन्हें भी पता चले कि आखिर दुनिया में चल क्या रहा है और भारत पर इसका क्या असर है। अगर आप इस चैनल पर नए हैं और ऐसी ही ग्लोबल रिपोर्ट्स और गहरी रिसर्च देखना चाहते हैं, तो रवि ग्लोबल विजन को सब्सक्राइब करना बिल्कुल न भूलें और उस घंटी वाले आइकन को दबा दें ताकि मेरी अगली रिपोर्ट सबसे पहले आप तक पहुंचे। कमेंट बॉक्स में मुझे बताइए कि आपकी इस युद्ध के बारे में क्या राय है। क्या भारत को इस जंग में कूदना चाहिए या शांति दूत बने रहना चाहिए? और अंत में, इस मुश्किल घड़ी में जब हमारे देश के वीर जवान समंदर में हमारी रक्षा कर रहे हैं और हमारे कूटनीतिज्ञ दुनिया को बचाने की कोशिश कर रहे हैं, तो आइए एक साथ मिलकर कमेंट बॉक्स में अपनी देशभक्ति जाहिर करें। हर एक भारतीय कमेंट में पूरे गर्व के साथ लिखे, भारत माता की जय। मैं आपका दोस्त रवि रविंदर आपसे विदा लेता हूं।
जल्द ही मिलूंगा अगले बड़े अपडेट के साथ। तब तक सावधान रहें, जागरूक रहें और अपने देश पर गर्व करें। जय हिंद, जय भारत।